उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लगाई प्रयागराज में डुबकी। महाकुंभ को बताया आस्था का महासंगम। कहा, हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे कार्यालय में ये महाकुंभ, हमारे कार्यकाल में यह महाकुंभ हुआ है। प्रयागराज पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। ज्ञान महाकुंभ कार्यक्रम में लिया हिस्सा। कार्यक्रम को किया संबोधित। उत्तराखंड में चल रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जताई संतुष्टि। कहा, पिछले राष्ट्रीय खेलों में पदक तालिका में हम काफी पीछे थे, लेकिन इस बार हमारे खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया। हल्द्वानी में चल रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों का 14 फरवरी को होगा समापन। समापन कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह होंगे मुख्य अतिथि के रूप में शामिल। उत्तराखंड में होने वाली चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन ने तेज की अपनी तैयारियां। यात्रियों के लिए 24 घंटे खोले जाएंगे ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन काउंटर। चारधाम यात्रा को लेकर यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने में लगा विभाग। 4 चरणों में शुरू किया जाएगा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। अंतर्राज्यीय छात्र जीवन दर्शन यात्रा पर आए पूर्वोत्तर के छात्रों का मसूरी में जोरदार स्वागत। पहाड़ी टोपी और फूल मालाएं पहनाकर स्थानीय छात्रों ने किया स्वागत। बागेश्वर में कौसानी चाय बागान बोर्ड की जमीनों को वापस लेने से परेशान काश्तकार। रोजगार छिनने के कारण पलायन को मजबूर। उत्तराखंड में लगातार नशा तस्करों पर लगातार कसी जा रही है नकेल। बागेश्वर में पुलिस और एसओजी की टीम ने 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज पर अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बुलेटिन की शुरुआत उत्तराखंड की बड़ी खबर के साथ करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाई है। इसी के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यहां गंगा पूजन भी किया है और इस शुभ अवसर पर उनका पूरा परिवार वहां पर मौजूद रहा। आपको ये जानकारी दे दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रविवार को महाकुंभ पहुंचे थे और सीएम ने महाकुंभ को आस्था का महासंगम बताया। सीएम धामी ने कहा कि वो सौभाग्यशाली हैं कि ये महाकुंभ उनके कार्यकाल में आया है। हम मां गंगा से प्रार्थना करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश निरंतर समृद्धि और प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ता रहे। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी महाकुंभ के भव्य आयोजन के लिए आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि महाकुंभ हमारा धार्मिक महापर्व है। इसमें स्नान करना अपने आप में एक बड़ा धर्म का काम है। यहाँ आकर उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। उसके लिए वो अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। और आपको जानकारी दे दें कि उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें भी यहाँ आस्था की डुबकी लगाने का अवसर मिला है। इसके लिए वो भगवान को धन्यवाद करते नजर आए। तेजस्वी प्रतापी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, जिनका इस मंच पर स्वागत और सम्मान किया जाए, अनुगामी हूँ, मैं अनेक हूँ। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रयागराज में हैं, जहां पर उन्होंने महाकुंभ में परिवार सहित आस्था की डुबकी लगाई है। रविवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी प्रयागराज में आयोजित ज्ञान महाकुंभ कार्यक्रम में हिस्सा लिया है, जहां पर उन्होंने कार्यक्रमों को संबोधित भी किया है, जिसमें उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। ये महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और इस महाकुंभ के अवसर पर ज्ञान कुंभ का भी आयोजन यहाँ पर किया गया है और ये हम सब लोगों के लिए एक ऐतिहासिक पल है, ऐतिहासिक क्षण है। अनेक काम आज हमारे देश के अंदर हो रहे हैं, अनेक नई नई योजनाओं पर काम हो रहा है, भारत निरंतर आगे बढ़ रहा है, हर क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। मैं देवभूमि उत्तराखंड की बात करूं तो देवभूमि उत्तराखंड में एक देवभूमि की जनता ने
2022 के आम चुनाव में हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देवभूमि उत्तराखंड की जनता से एक संकल्प उनके सामने किया था कि देश की आज़ादी के बाद जो हमारी विचारधारा का प्रमुख संकल्प था, देश के अंदर रहने वाले सभी लोगों के लिए एक समान कानून होना चाहिए। तो भाई बहनों, मुझे आप सबके बीच में आज ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने जो संकल्प किया था, जो वचन देवभूमि उत्तराखंड की जनता को दी थी, वो हमारे संकल्प हमारा पूरा हुआ। हमने जो एक तरह से वायदा किया था, अधिकांश ये होता है कि चुनाव के समय में राजनीतिक दलों के द्वारा पहले एक ऐसी परंपरा थी कि वायदे किए जाते थे लेकिन पूरे नहीं होते। हमने जो वायदा किया और उसके अनुरूप वहाँ पर ड्राफ्ट कमेटी बनाई गई, उसने लगभग 2 वर्षों तक काम किया। करने के बाद उन्होंने ड्राफ्ट सरकार को दिया, हम विधानसभा में विधेयक लेकर आए और विधेयक के बाद उसका एक्ट बना। एक्ट बनाने की कमेटी ने भी काम किया, एक्ट सरकार को दिया गया। उसमें बहुत लंबा एक काम होता था कि अनेक विभागों को उसमें काम करना था। लगभग 4-5 महीने तक उसके प्रशिक्षण की प्रक्रिया भी चली और पिछले माह 27 जनवरी 2025 को पूरी तरह से देवभूमि उत्तराखंड में रहने वाले, चाहे कोई किसी वर्ग का होगा, जाति का होगा, किसी भी धर्म का होगा, सबके लिए देवभूमि उत्तराखंड में अब एक समान कानून यानी कि समान नागरिक संहिता लागू हो गई। तो मुझे बहुत ज़्यादा नहीं कहना है, बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं और अगले वर्ष एक साल छोड़ के 26 के बाद 27 के प्रारंभ में। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर संतुष्टि जताई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि पिछले राष्ट्रीय खेलों में पदक तालिका में हम काफी पीछे थे, लेकिन इस बार हमारे खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। मुख्यमंत्री ने आगे ये भी कहा कि ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है। राष्ट्रीय खेलों के लिए कई स्पर्धाओं के लिए जो स्ट्रक्चर तैयार किया गया है वो उत्तराखंड के खिलाड़ियों के लिए भविष्य में फायदेमंद साबित होगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आगे कहा कि अभी हमारे खिलाड़ियों का प्रदर्शन काफी अच्छा है और आने वाले दिन में और भी बेहतर प्रदर्शन हमारे खिलाड़ी करेंगे और पदक तालिका में हम आगे और बढ़ेंगे। आपको जानकारी दे दें कि 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड में किया जा रहा है और 14 फरवरी को खेलों का समापन होगा। उत्तराखंड 62 पदक के साथ 6वें स्थान पर पहुंच गया है। 14 स्वर्ण, 22 रजत और 26 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, जबकि अभी 5 दिनों तक कई और प्रतियोगिता आयोजित होनी है। ये हमारे लिए बहुत उत्साहवर्धक भी है और हमारे खिलाड़ियों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है कि जहां पिछले राष्ट्रीय खेलों में हम पदक तालिका में पीछे थे, इस बार हम पदक तालिका में काफ़ी आगे आ गए हैं। हमारे खिलाड़ी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, मेडल भी जीत रहे हैं। आने वाले समय में निश्चित रूप से हमारी देवभूमि, वीर भूमि, अब खेल भूमि के रूप में भी हम जो है स्थापित होंगे और हमारे नौनिहाल बच्चे, युवा, छात्र, खिलाड़ी बहुत अच्छा प्रदर्शन करके और अच्छे स्ट्रक्चर जो हमारे इस राष्ट्रीय खेलों के लिए बने हैं वो उनके हर प्रकार के खेलों के विकास में काम आएंगे, उनके व्यक्तित्व के विकास में काम आएंगे, खेल की गतिविधियों को संचालित करने में बहुत सहायक सिद्ध होंगे और निश्चित रूप से ये एक अच्छा हमारे खिलाड़ियों के भविष्य का निर्माण करेंगे। और हल्द्वानी में चल रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों का समापन 14 फरवरी को होगा। ये कार्यक्रम गौलापार स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। अमित शाह दोपहर करीब 3:45 पर आर्मी हेलीकॉप्टर पहुंचेंगे और आपको जानकारी दे दें कि आर्मी हेलीकॉप्टर से वो यहां पर उतरेंगे और स्टेडियम जाएंगे। शहर में भाजपा कार्यकर्ता उनका भव्य स्वागत करेंगे और आपको ये भी जानकारी दे दें कि इस दौरान वो विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित
भी करेंगे और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहाँ पर होगा। कार्यक्रम के लिए प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था की खास तैयारियां की है ताकि किसी को भी कोई दिक्कत न हो सके। 38वें खेल यहाँ आयोजित हुए, उसमें हमने देखा कि सभी जगह वे खेल, चाहे देहरादून हो, चाहे हल्द्वानी हो, चाहे अल्मोड़ा हो, चाहे पिथौरागढ़ हो, सभी जगह खेलों की एक छत तरीके से कार्यक्रम सुव्यवस्थित तरीके से हुए। मैं इसके लिए बधाई देता हूँ अपने राज्य की सरकार को, क्योंकि एक बहुत बड़ा आयोजन था। इस दिशा में जो खेल का आगाज देहरादून में हुआ था, इसी के साथ साथ एक भव्य और दिव्य समापन समारोह इस बार हल्द्वानी में होने जा रहा है। इसकी यशस्वी आदरणीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी 14 तारीख को समापन समारोह में रहेंगे। उस समारोह को ऐतिहासिक बनाने की ओर को हम प्रयासरत हैं। हम चाहते हैं कि सभी लोग, इस प्रदेश के सभी युवा, सभी यहाँ के खिलाड़ी, सभी यहाँ के राजनीतिक दल समापन की ओर को ले जाएं। इस दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं और हम आज प्रेस के माध्यम से भी ये आग्रह करते हैं सब लोगों से कि जो आगामी 14 तारीख को अमित शाह जी का कार्यक्रम है, उसके दौरान उसके मध्य से सारी जनता उत्साहित होकर के पूरे उत्साह से उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में होने वाली चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। आपको जानकारी दे दें कि प्रशासन ने इस बार यात्रा के लिए 24 घंटे ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन काउंटर खोलने के निर्णय लिए हैं। इसमें यात्री आराम से अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकेगा और विश्व प्रसिद्ध चार धाम यात्रा करने वाले यात्री शुरुआती 15 दिनों में रजिस्ट्रेशन काउंटरों पर 24 घंटे पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण को लेकर प्रशासन का कहना है कि स्थिति सामान्य होने पर पंजीकरण के समय को बदलकर सुबह 8 से रात के 11 बजे तक किया जा सकता है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि हर साल लाखों की संख्या में भक्त चार धाम यात्रा में शामिल होते हैं और इस साल चार धाम यात्रा 29 अप्रैल से शुरू होने जा रही है, जो कि परंपरागत रूप से यमुनोत्री से शुरू होकर बद्रीनाथ में खत्म होती है। लगभग 2:20 का समय है। तो चलिए चार धाम यात्रा को लेकर मास्टर प्लान क्या है वो भी ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको बताते हैं। तो देखिए ग्राफिक्स के माध्यम से कि इस साल 29 अप्रैल से यात्रा शुरू होगी। यमुनोत्री से यह यात्रा शुरू होती है और तैयारी में पूरी तरीके से जुटा हुआ है यातायात निदेशालय। यातायात को लेकर भी तमाम तरह की तैयारियां की जा रही है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे बनने से यात्रियों की संख्या और बढ़ेगी, क्योंकि उन्हें सुविधा मिलेगा। दिल्ली से आने वाले यातायात को लेकर खास तैयारी चल रही है, क्योंकि भारी संख्या में दिल्ली से लोग यहां पर पहुंचते हैं। 189 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का शुभारंभ होगा और एक्सप्रेसवे का काम लगभग पूरा हो चुका है। तो बड़ी जानकारी हम आप तक ग्राफिक्स के माध्यम से पहुंचा रहे हैं, जहां पर 4 चरणों में होगा एक्सप्रेसवे का शुभारंभ। पहले चरण में दिल्ली ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जंक्शन तक और वही लगभग 14 किलोमीटर एक्सप्रेसवे की शुरुआत होगी पहले चरण में। और साथ ही साथ आपको बता दें कि फरवरी से होगी पहले चरण की शुरुआत। दूसरे चरण में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जंक्शन सहारनपुर और करीब 136 किलोमीटर एक्सप्रेसवे की मई में शुरुआत होगी। तो तीसरे चरण में सहारनपुर से और ये देखिए चौथे चरण की भी जो शुरुआत है वो फरवरी में ही होगी, यानी कि 4 चरणों में इसकी शुरुआत होने वाली है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ कृष्णा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्णा, चार धाम यात्रा की शुरुआत 29 अप्रैल से होने जा रही है और इस बार तैयारी जो है वो बेहद खास है, क्योंकि अब दिल्ली से जो यात्री चार धाम के लिए जाते हैं उनको लेकर एक बेहद खास तैयारी की गई है, क्योंकि 4 चरणों में एक्सप्रेसवे की शुरुआत होने जा रही है। इससे यात्रियों को कितना लाभ मिलेगा, कितनी सुविधा मिलेगी और क्या कुछ तैयारी है चार धाम यात्रा को लेकर, विस्तार से जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए दिव्या, साल दर साल चार धाम में श्रद्धालुओं की संख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि अगर हम 2023 की बात करते हैं तो लगभग
50 लाख के करीब ग्रीष्मकालीन चारधाम यात्रा में दर्शन करने आए थे, जिसके बाद अगर 2024 की बात करते हैं तो ये संख्या जो है 70 लाख पार गई थी। तो इस बार भी उम्मीद जताई जा रही है कि जिस तरीके से रोड कनेक्टिविटी अब केंद्र सरकार के माध्यम से जो है वो अच्छी होती जा रही है, चाहे हम ऋषिकेश से बद्रीनाथ की बात करें, चाहे केदारनाथ की बात करें, तो तमाम रूट पे जो है अब काम जो है वो लगभग पूरा हो चुका है। तो अब देहरादून दिल्ली एक्सप्रेस वे जो है वो भी बनकर जल्द ही तैयार होने वाला है, क्योंकि उसका पहले चरण का काम और चौथे चरण का काम जो है वो लगभग पूरा हो चुका है, जिससे यात्रियों को काफी ज्यादा सफर करने में जो है सहूलियत मिलेगी। क्योंकि चौथे चरण का काम जो है वो गणेशपुर से देहरादून की आशा रोड़ी तक पहले काफी समय लगता था लोगों को, क्योंकि ये जो 20 किलोमीटर का रास्ता है ये पूरा पहाड़ी रास्ता हुआ करता था, जिसको अब एक तरीके से हाईवे में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो 6 लेन हाईवे बनकर अब तैयार हो चुका है 20 किलोमीटर का, जिस 20 किलोमीटर को पहले पार करने में 1 से 1.5 घंटा लगता था, वह श्रद्धालु अब सिर्फ आधे घंटे से भी कम में वह सफर जो है वो पूरा कर पाएंगे। तो यही उम्मीद जताई जा रही है। इस तरीके से अब रोड आसानी से एक तरीके से चारधाम यात्रा लोग दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, तो अब रोड की वजह से अब श्रद्धालुओं की संख्या में और ज्यादा बढ़ोतरी होगी, क्योंकि पहले पहाड़ी सफर में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था पहाड़ी रास्तों पर, क्योंकि वहां पर नेटवर्क कनेक्टिविटी भी काफी कम होती थी। तो लोगों को अगर पहाड़ी में कुछ गाड़ी खराब हो जाती थी या कुछ मौसम में कुछ दिक्कत होती थी भारी बारिश की वजह से, तो एक दूसरे से संपर्क करके किसी को भी वे नेटवर्क ना होने की वजह से बुला नहीं पाते थे। तो अब ऐसी सुविधा जो है सभी चारधाम यात्रा मार्ग पर हो चुकी है। देहरादून दिल्ली हाईवे पर जो है वो शासन प्रशासन ने पूरा जोर लगाकर नेटवर्क कनेक्टिविटी भी पूरे मोहंड के रास्ते शुरू कर दिए, जिसमें अब यात्रियों को काफी ज्यादा सहूलियत मिलेगी, क्योंकि 29 अप्रैल से जो है चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में पिछले साल जिस तरीके से व्यवस्था बिगड़ी थी, वहां पे ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो काफी ज्यादा खराब हो गई थी। लोगों को 10-10 घंटे जो है वो सड़कों पर ही एक तरीके से गाड़ियों में ही रहना पड़ रहा था, यातायात खुलने का इंतजार करना पड़ रहा था। ऐसी इस बार कोई समस्या ना हो, जिसके लिए शासन प्रशासन जो है वो एकमुश्त है और लगातार सभी अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं। जो भी तैयारी एक तरीके से पिछली बार अधूरी रह गई थी वो इस बार समय रहते ही पूरी हो जाएगी, क्योंकि चारधाम यात्रियों में जिस तरीके से 70 लाख संख्या आई, क्योंकि कुछ श्रद्धालुओं को जो है वो वापस भी भेजा गया था अधिक भीड़ बढ़ने की वजह से। तो इस बार ऐसी कोई दिक्कत ना हो, तो इसके लिए स्पेशल मॉनिटरिंग करी जा रही है। चारधाम यात्रियों का जो है वो रजिस्ट्रेशन के लिए काफी समस्या हो रही थी, तो इस बार शुरुआत यानी कि रजिस्ट्रेशन को लेकर भी काफी तैयारियां की जा रही है। अब ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो लगातार होता रहेगा, साथ ही साथ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी होगा। लेकिन कृष्णा, इसी के साथ एक और सवाल, ये जो एक्सप्रेसवे का शुभारंभ फरवरी में होना है, इसकी तारीख को लेकर क्या जानकारी है? कितने तारीख को ये एक्सप्रेसवे का शुभारंभ होगा? बिल्कुल, देखिए, अगर हम एक्सप्रेसवे के शुभारंभ की बात करें तो इसकी स्पष्ट जानकारी जो है वो अभी तक सामने नहीं आई है, क्योंकि उम्मीद जताई जा रही है कि फरवरी माह के अंतिम सप्ताह में जो है इसके चौथे चरण और पहले चरण का जो है वो विधिवत शुभारंभ कर दिया जाएगा, और फिर इसका जो बीच का जो दूसरा चरण और तीसरा चरण जो बचता है बागपत से सहारनपुर और सहारनपुर से गणेशपुर तक, तो उसमें काफी काम अभी बचा हुआ है। उम्मीद जताई जा रही है कि अप्रैल या मई तक उसका काम भी पूरा करके एक्सप्रेसवे का जो है वो शुभारंभ कर दिया जाएगा। क्योंकि बागपत से अगर हम सहारनपुर एक्सप्रेसवे की बात करते हैं तो बीच में एक किसान ने जो है वो काफी दिनों से उस पर विरोध किया हुआ था, वहां पे काम नहीं होने दिया जा रहा था। फिर NHAI ने जो है वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, कोर्ट के आदेश के बाद अब वहां पे काम जो है वो शुरू हो पाया है। उम्मीद जताई जा रही है कि 2 से 3 महीने में दूसरे और तीसरे चरण का भी जो पैच है वो पूरा का पूरा तैयार होकर उसका शुभारंभ कर दिया जाएगा, जिसके बाद यात्रियों को और ज्यादा जो है वो सुविधा मिलेगी। क्योंकि देहरादून से दिल्ली कभी समय लगते थे 7 से 8 घंटे में जाने में, लेकिन अब वो समय जो है रास्ता तैयार होने के बाद 4 घंटे का समय जो है वो अब हो चुका है। अब तीसरे और दूसरे चरण का भी जब शुभारंभ हो जाएगा तो ये महज देहरादून से दिल्ली अगर हम बात करें तो 2.5 से 3 घंटे में कोई भी यात्री अपनी कार से या बाइक से सफर करके आराम से पहुंच सकता है दिल्ली। दिव्या जी, ठीक है कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए, और आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी अगर कोई अपडेट आता है तो हम आपसे जरूर लेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी कि NHM की तरफ से गर्भवती महिलाओं के लिए 10 फरवरी तक पल्स एनीमिया अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत गर्भवती महिलाओं को एनीमिया से मुक्त करने के लिए काम किया जा रहा है। NHM की मिशन निदेशक स्वाति सिंह भदौरिया ने मामले को लेकर जानकारी देते हुए बताया है कि गर्भवती महिलाओं को समय पर एनीमिया का उपचार न किए जाए तो प्रसव के दौरान उनकी जान को खतरा हो सकता है और साथ ही अन्य तरीके की परेशानी भी उत्पन्न हो सकती है। इन समस्याओं को दूर करने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। जो हमारी गर्भवती महिलाएं होती हैं उसमें एनीमिया
बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर एनीमिया समय पे ट्रीटमेंट उसको नहीं मिली तो वो वर्स्ट केसेस में मैटरनल डेथ का भी रूप ले लेता है, और अगर कम भी सीवियर केसेस हैं तो उस केस में भी हमारा प्रीटर्म लेबर हो सकता है, या फिर जो मदर है उसके लाइफ लॉन्ग हेल्थ इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, या फिर प्रीमेच्योर बेबी हो सकता है, बहुत सारे उसके इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। और इसी के दृष्टिगत स्पेशली प्रेग्नेंट लेडीज पे फोकस करते हुए ये अभियान जो पल्स एनीमिया महाअभियान है उसकी शुरुआत की गई। तो इसमें हम लोग T4 स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हैं, जिसमें कि पहला T है हमारा टेस्टिंग, जिसका कि अभियान ऑलरेडी 3 से लेकर 10 फरवरी तक चल रहा है। इसमें सभी 1874 हमारे टोटल पूरे प्रदेश में केंद्र बनाए गए हैं, जहाँ पे ये टेस्टिंग का काम हीमोग्लोबिनोमीटर के माध्यम से ANMs के द्वारा किया जा रहा है, और उसकी भी काफी हम लोग डेली मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उसकी प्रगति भी बहुत अच्छी है, 50,000 से ऊपर आज तक हमारी प्रेग्नेंट लेडीज की टेस्टिंग हो चुकी है। इसके अतिरिक्त नेक्स्ट है हमारा ट्रीटमेंट, जो भी उसमें अगर कम मॉडरेट और सिवियर केसेस पाए जाते हैं उनकी ट्रीटमेंट के लिए हम उन्हें आयरन सुक्रोज इंजेक्शन है या फिर आयरन फॉलिक एसिड की डोसेज बढ़ानी है, इस तरीके के उनको उपचार दिए जाते हैं। थर्ड है हमारा टॉकिंग, कि उन्हें ये बताया भी जाता है कि उनको खान पान में किस प्रकार से इम्प्रूवमेंट करना है और क्या चीजें कर सकते हैं जिससे एनीमिया में कमी आए। और फोर्थ हमारी स्ट्रैटेजी है ट्रैकिंग। ट्रैकिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये लगभग 9 महीने का जो समय होता है, उस समय अगर ये एक बार ट्रीटमेंट के बाद ड्रॉप आउट हो जाते हैं तो फिर अल्टीमेटली प्रेगनेंसी के डिलीवरी के समय इन्हें फिर से दिक्कत आएगी। तो इसलिए इनकी रेगुलर ट्रैकिंग की जानी बहुत आवश्यक है, और इसके लिए T4 ऐप भी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया है, और उसके माध्यम से सबकी ट्रैकिंग भी की जा रही है। जिनको रेफरल किया जा रहा है, जिनका ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, उनकी ट्रैकिंग भी की जा रही है। साथ में जो सिवियर और मॉडरेट केसेस है वो हमारा 104 जो हेल्पलाइन है उसके माध्यम से भी उनसे बात करके उनकी ट्रैकिंग की जा रही है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अंतर्राज्यीय छात्र जीवन दर्शन यात्रा पर आए पूर्वोत्तर के छात्रों का मसूरी में जोरदार स्वागत किया गया है। मसूरी MPG कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और MPG कॉलेज छात्र संघ ने पूर्वोत्तर से आए छात्रों का पहाड़ी टोपी और फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया है। इस मौके पर पारंपरिक ढोल दमाऊ और लोक गीतों पर छात्रों ने जमकर डांस किया है। अंतर्राज्यीय छात्र जीवन दर्शन यात्रा का उद्देश्य राष्ट्र की भावनात्मक एकता और भारत के सुंदर पूर्वोत्तर क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच आपसी जुड़ाव को बढ़ावा देना है। आपको जानकारी दे दें कि 1966 में भारत गौरव यात्रा के नाम से ये गतिविधियां शुरू की गई थी, और इसी के तहत पूर्वोत्तर के 27 से अधिक छात्र हर साल की तरह मसूरी पहुंचे हैं। इसी को लेकर मसूरी MPG कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष मोहन शाही ने कहा है कि उत्तराखंड केवल भौगोलिक दृष्टि से नहीं बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी देश की एकता और अखंडता को दर्शाता है। प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्र प्रेम की भावना को रेखांकित करते हुए विद्यार्थियों को इस विविधता का सम्मान करने और भारतीय संस्कृति को आत्मसात करने की प्रेरणा इस कार्यक्रम के दौरान दी जाती है। जैसे कि आप सभी को पता है कि 2-3 साल के गैप में हमेशा सील टूर कराया जाता है, क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट के बच्चे आते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, जैसे अन्य 4-5 जो राज्य आते हैं, वहाँ के बच्चे जब हमारे उत्तराखंड या ये जितने भी हमारे जो नॉर्थ के जितने भी बच्चे इधर साइड आते हैं, यहाँ की सभ्यता, यहाँ के कल्चर के बारे में सीखते हैं। इससे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ये मैसेज देना चाहते हैं कि भारत के जितने भी अन्य राज्य जो नॉर्थ ईस्ट हैं या जो साउथ के हैं, वो हमारे जो पूरे भारतवर्ष के जितने भी अलग अलग राज्यों के जो सभ्यता है, जो कल्चर है, उनको सीखें, उनको समझें, और ये मैसेज देना चाहते हैं कि अनेकता में एकता है। जैसे कि वो नॉर्थ ईस्ट के बच्चों को, जैसे उत्तराखंड की जो पहाड़ी खाना है, कल्चर है, पहनावा है, उनके बारे में उनकी जानकारी वो प्राप्त करते हैं, और उनसे हम उनके नॉर्थ ईस्ट की जो कल्चर है, उनकी वेशभूषा है, उनकी भाषाएं, उनका आदान प्रदान करते हैं। का जो उद्देश्य है, सील टूर बहुत लंबे समय से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यक्रम चला आ रहा है, जिसमें पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्य के छात्रों को पूरे भारत का भ्रमण कराया जाता है। अलग अलग राज्यों में हमारे कार्यकर्ताओं के परिवारों में वो रहते हैं, जिससे कि एकात्मता स्रोत में सभी को बांधने का प्रयास रहता है कि सबके अंदर एक एकता की भावना जागे। और जैसा कि विद्यार्थी परिषद का उद्देश्य है ज्ञानशील एकता का उद्देश्य, तो उस उद्देश्य की परिपूर्ति इस कार्यक्रम के माध्यम से होती है कि परिवारों के बीच में एक जुड़ाव। हमारा एक परिवार अगर उत्तराखंड में भी है तो हमारा एक परिवार सिक्किम में भी है, मणिपुर में भी है, मेघालय में भी है। इस प्रकार का ये कार्यक्रम है। जी बिल्कुल, ये जो कार्यक्रम है कल्चरल एक्सचेंज का ही कार्यक्रम है,
हमारा उनकी संस्कृति से परिचित होना, हमारा अपनी संस्कृति से उन्हें परिचित कराना। हम जानते हैं कि भारत भौगोलिक विविधताओं का और सांस्कृतिक विविधताओं का देश है, तो इन विविधताओं में हम लोग एकता का मकसद को भी पूर्ति करें और हम लोग एक दूसरे की संस्कृति को भी जानें, यही इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। ये सील, जिसे SEIL अंतर्राज्यिक छात्र जीवन दर्शन इंग्लिश में कहा जाए तो स्टूडेंट एक्सपीरियंस इन इंटर स्टेट लिविंग, जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सन 1966 से इस यात्रा को हर वर्ष चलाई आई है। तो इसका एक ही उद्देश्य है कि भारत माता की जय, हर व्यक्ति के जुबान पे भारत माता की जय होना चाहिए और राष्ट्र प्रेम। तो इसका कहा जाता है कि एक व्यक्ति, एक संस्कृति और एक राष्ट्र। तो जैसे कि हमारा देखा जाता है कि विविधता में जो एकता है, जैसे कि हमारा अलग अलग खान पीन, वेशभूषा सब अलग, संस्कृति अलग है, लेकिन फिर भी हम सब एक है, भारतीय है। हमारा सबका जुबान पे एक ही नारा है, भारत माता की जय। इसी को लेकर ये यात्रा चलाया जाता है। तो इस यात्रा में इस बार पूर्वोत्तर क्षेत्र से जिससे हम 7 सिस्टर 1 ब्रदर इंक्लूडिंग सिक्किम, जो 8 प्रांत है जो पूर्वोत्तर भारत के, इस 8 प्रांतों से 256 विद्यार्थी आए हैं, जिसे अलग अलग भागों में भाग किया गया है, जिसमें से ग्रुप नंबर 4 ये हमारा है, जिसे रानी माँ गाइडलू नाम से नामकरण किया गया है। तो ये यात्रा हमारा 22 तारीख गुवाहाटी से शुरू हुई है और 12 तारीख गुवाहाटी में जाके ख़त्म होने वाली। तो इस यात्रा के दौरान हमने 4 प्रांतों को विजिट किया है। जो पहले शुरुआत हमारा गोरखपुर से हुई है, उत्तर प्रदेश गोरखपुर, उसके बाद हम दिल्ली पहुँचे, दिल्ली के बाद हम हिमाचल प्रदेश शिमला पहुँचे, अभी हम देहरादून में थे। तो और 2 दिन हम देहरादून में रहने वाले, उसके बाद हमारा यात्रा शुरू होने वाली है अपना गुवाहाटी के लिए। तो 12 तारीख को वहाँ पे हमारा। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात बागेश्वर की कर लेते हैं। बागेश्वर में कौसानी चाय बागान बोर्ड लगातार लौबांज के काश्तकारों के चाय बागानों की जमीन को वापस ले रहा है। आपको जानकारी दे दें कि साथ ही काश्तकारों की संख्या और काम के दिनों को भी कम किया जा रहा है, जिसको लेकर काश्तकारों में काफ़ी चिंता का माहौल है। कौसानी चाय बागान के काश्तकारों को पहले 28 दिन काम मिलता था, लेकिन अब 13 ये दिनों में सिमटता जा रहा है। यानी कि पहले 28 दिन जहां काम मिलता था, वहां 13 दिनों का काम होता है, जिससे काश्तकारों के लिए एक बड़ा आर्थिक संकट भी खड़ा हो रहा है। काश्तकारों का कहना है कि वो रोजगार छीनने के कारण पलायन होने को मजबूर हैं। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार से फरियाद लगाते हुए चाय बागान में फिर से रोजगार के अवसर बढ़ाए जाने की अपील की है। पहले सही था, अब काम करते तो अब दिन काट रहे हैं। पहले पूरे 28 दिन का ना मिलता था, अब तो 13 दिन के बोल रहे हैं देने के लिए। अब 13 दिन में क्या होगा? ज़मीन तो हमारी ही है, अपनी है ज़मीन। सरकार से हम कहना चाहते हैं कि हमारा जब 13 दिन चलेंगे तो उसमें घर कैसे चलेगा, तो आगे वो बढ़ाए करके। हमारे बीच कोई नहीं आया, ऐसे ही दे दिया उन्होंने, अभी तो कुछ नहीं आए, बताया नहीं उन्होंने वहाँ से। परेशानी तो ये है कि ये हम इसमें इसी पर रोजगार निर्भर हैं। चाय बोर्ड ने ये कहा था कि 208 हेक्टेयर जो कौसानी क्षेत्र है, शुरू में जो चाय लगी है, उसको हम ये मॉडल की तरह मतलब इसको विकसित करेंगे। ये वापस ही कर रहे हैं, वापस सौंपे जा रहे हैं, जो कि हमारा एग्रीमेंट तहसील द्वारा हुआ है रजिस्ट्रार के वहाँ। ये अपने उससे यहाँ वो एग्रीमेंट वहाँ से निरस्त नहीं करवा रहे हैं। ना ये गुप्त तरीके से काम है, काश्तकारों को तो बुलाया ही नहीं गया। स्थिति क्या है, पलायन की और जाने की स्थिति है। जो रोजगार मिला था वो हमारा छीना जा रहा है। सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि सरकार इसको देखें और रोजगार बढ़ाएं, इसको आगे बढ़ाएं, बागानों को मतलब। और इसी के साथ अपना उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। जय हिंद।